खेती भी होती थी और सूत की खेती भी होती थी। यहाँ पर अंग्रेज लोग यहाँ के किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। स्वतंत्रता आंदोलन का क्रम था। वहाँ के नेताओं ने, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया, ये दिखाने के लिए कि अंग्रेज लोग हम किसानों पर कितना बर्बर अत्याचार करते हैं। गांधी जी कस्तूरबा के साथ आए और भितरवा आश्रम में रुके। रोज सुबह शाम प्रार्थना होती थी। देखा कस्तूरबा ने कि एक महिला एक दिन आती है और दूसरे दिन नहीं आती। कस्तूरबा ने उससे पूछा कि तुम कल क्यों नहीं आई? महिला ने कहा कि हमारे घर में सिर्फ एक धोती है तन ढकने के लिए। एक दिन प्रार्थना सभा में मैं पहन कर आ जाती हूँ, दूसरे दिन मेरी जो पुतहू है वो आ जाती है। ये घटना जब गांधी जी ने सुनी तो वो द्रवित हो गए और अपने सर पर जो काठियावाड़ी पगड़ी लगाते थे, जो बहुत लंबी होती थी, उसको उन्होंने वहीं त्याग दिया कि जब मेरे देश के लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं है तो मैं इतने कपड़े का अपव्यय कभी नहीं करूंगा। गांधी जी की ये विशेषता रही कि वो समस्याओं का समाधान भी बताते थे। उन्होंने स्थानीय महिलाओं को ये उपदेश दिया कि खाली टाइम में आप चरखा चलाएं, सूत काटें, उस सूत से बुनकर को देके कपड़ा बना लें और तन ढकने के लिए ये प्रक्रिया प्रारंभ करें। भारत में स्वावलंबन की प्रक्रिया तभी से शुरू होती है कि हम हाथ से बने हुए कपड़ों का उपयोग, जिसको आज हम हैंडलूम कहते हैं, अधिक से अधिक करें। पूरे भारत में उन्होंने चरखा समितियां बनाई और उन चरखा समितियों ने सूत काटकर, जो एक कम्युनिटी थी जिसको जुलाहा कहते थे, उसको देकर कपड़ा बनाते थे और तन ढकने की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो गई। मित्रों, इतिहास साक्षी है। बिहार के बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार शाद अजीमाबादी, जिन्होंने, वो इतिहासकार भी थे, साहित्यकार भी थे, उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजों के टाइम में यहाँ पर 52 प्रकार के उद्योग धंधे और शिल्प थे, जिनमें हस्तकरघा शिल्प सबसे ऊपर। बिहार में हाथ से बने हुए कपड़ों का चलन था और वो बनते थे। अंग्रेज यहाँ पर व्यवसाय करने आते थे। उन्होंने नील, शोरा, मसाला के साथ यहाँ से सूती वस्त्रों का निर्यात करना प्रारंभ किया। बिहार हैंडलूम में बहुत शक्तिशाली प्रदेश रहा है। मित्रों, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे भागलपुर क्षेत्र में, जहां सिल्क के कपड़ों का बहुत बड़ा उद्योग है। भागलपुर प्रारंभ से ही सिल्क के कपड़ों का बहुत बड़ा उद्योग रहा है, केंद्र रहा है। यहाँ पर तरह तरह के कपड़े बनाए जाते थे। और मित्रों, मैं आपको याद दिलाऊं, उन कपड़ों में वो टेक्सचर का विशेष ध्यान रखते थे।
टेक्सचर जो आज हम कंटेम्पररी फैशन डिजाइनर हैं या आर्टिस्ट हैं, टेक्सचर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भागलपुर के बुनकर हमेशा से साड़ी, कपड़ा या मैं कहूं मटका शिल्प पूरे भारत में भागलपुर छोड़कर और कहीं नहीं बनता है। सिल्क की इतनी वैरायटियां हैं भागलपुर में कि उनका उपयोग हम कंटेम्पररी फैशन डिजाइनर तरह तरह से कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रेरणादायक स्थान है। अगर मुझे याद आ रहा है, पद्मश्री उपेंद्र महारथी जी, जिन्होंने पटना में शिल्प अनुसंधान केंद्र स्थापित किया, वहां पर उन्होंने हैंडलूम की शिक्षाओं का प्रबंध भी किया। उन्होंने बिहार में बहुत सारे केंद्र खोले जिनमें हैंडलूम की शिक्षा विधिवत दी जाती थी। हमारा ये जो इलाका है, आप देखेंगे नालंदा के पास यहाँ पर खादी वस्त्रों का निर्माण होता है। उपेंद्र महारथी जी ने वहां पर जाकर एक विशेष प्रकार के डिजाइन तैयार कराया जो 12 बूटी के नाम से, 52 बूटी के नाम से प्रसिद्ध है। इस 52 बूटी ने तरह तरह के पर्दे बने, तरह तरह की टेबल क्लॉथ और तौलिया, जितने उपयोग में आने वाले वस्त्र थे वहां से कलात्मक रूप में बने, जो पूरे भारत में अपनी सानी नहीं रखते हैं। मुझे याद है बिहार सरकार के हर ऑफिस में नालंदा के बने हुए हैंडलूम के पर्दे कभी दिखाई देते थे, टेबल क्लॉथ दिखाई देते थे। यहां तक कि महारथी जी के सद प्रयासों से राष्ट्रपति भवन में का जो इंटीरियर डेकोरेशन हुआ, उसमें बिहार के हैंडलूम के पर्दों का उपयोग हुआ। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि बिहार हैंडलूम के साथ साथ डिजाइनिंग में भी अग्रणी रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परंतु बीच के कालखंड में अंग्रेजों की जो औद्योगिक नीति थी, उसके कारण हैंडलूम पर सीधा उसका प्रभाव पड़ा। भारत में मुख्य रूप से गुजरात में कपड़ा मिल स्थापित की गई, जहां पर सस्ते, सुंदर, महीन कपड़े बनते थे, साड़ियां बनती थी। कई सारी सूरत में, अहमदाबाद में, दिल्ली में कई सारी कपड़ा मिल स्थापित हुई। ये अंग्रेजों की औद्योगिक विकास नीति थी, जिसके कारण हैंडलूम जो व्यवसाय था उस पर इसका सीधा असर पड़ा। अधिकतर जो कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए, उनकी कला सिमटने लगी। लोग मिलों के कपड़े सस्ते होने के कारण अधिक उपयोग करने लगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार का ध्यान भारत की वस्त्र नीति पर गया। वो वस्त्र नीति के अंतर्गत उन्होंने खादी का प्रचार प्रसार फिर से प्रारंभ किया और हैंडलूम व्यवसाय फिर से उठ खड़ा हुआ। जगह जगह ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, अखिल भारतीय हैंडलूम हस्तकरघा विभाग
भारत की वस्त्र नीति के अंतर्गत अनेक उद्यम शुरू हुए, जिनसे हैंडलूम फिर से जीवित हो उठा और एक नए रूप में जीवित हुआ। इसमें कलात्मकता अधिक आ गई। भारत सरकार ने वीवर्स आर्ट सेंटर, ऑल इंडिया वीवर्स आर्ट सेंटर की स्थापना की, जिसमें बहुत ही मजे हुए अनुभवी कलाकारों की सेवाएं उन सेंटर्स को प्राप्त हुई, जिन सेंटर्स में आकर हमारे कारीगर डिजाइनिंग का अध्ययन करते थे और उनको कपड़ों में रूप में दिखाते थे, प्रोडक्शन करते थे। ये हैंडलूम एक नए रूप में विकसित हुआ और इसका जो प्रभाव है भारत के जनमानस पर, भारत के विकास में हैंडलूम बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारे बुनकर जो डिजाइन का जो सेंस था उनका डेवलप कर गया था, एक नए रूप में भारत में दिखाई देने लगे। हमारा बिहार हैंडलूम बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो गया। जगह जगह खादी की दुकानें बन गई, खादी मॉल बन गए और आज भारत सरकार हस्तशिल्प, हस्तकरघा पर पूरा ध्यान दे रही है। अभी भारत सरकार की जो कौशल विकास योजना है, इसने तो हैंडलूम का आमूल परिवर्तन कर दिया। हर जगह कौशल विकास के नाम पर प्रशिक्षण केंद्र बन गए। बुनकरों को आर्थिक और रॉ मटेरियल सप्लाई होने लगा। उनका स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए उनकी कार्यशालाएं होने लगी और जो डिजाइनिंग है, जिसका सीधा संबंध फैशन डिजाइन से है, उन डिजाइनों का डेवलप होने लगा। बिहार के जो लोक कला की आकृतियां थी, उनका प्रयोग हैंडलूम में होने लगा। बिहार का हैंडलूम आज एक नए रूप में विस्तार ले रहा है। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मित्रों, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि कला महाविद्यालय में शिक्षक और प्राचार्य होने के कारण उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान से मेरा बड़ा निकट का संबंध रहा और मैंने वहां जाकर देखा कैसे लूम के जो हस्तकरघा है, करघा के डिजाइन बदलने लगे। ग्राफ जिससे ये हस्तकरघा के मोटिव्स बनते हैं, उनके डिजाइन बनाने के प्रोसेस बदल गए। जो ताना बाना है और ये ताना बाना का नया रूप सामने आने लगा। भागलपुर में इतनी सुंदर साड़ियां बनने लगी जिन पर डिजाइन भी है और वो वीविंग के साथ है। ये जो एक वस्त्र उद्योग में हैंडलूम ने, हस्तकरघा ने जो एक क्रांति की है, निश्चित रूप से ये 21वीं शताब्दी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतियों में से एक है। आप फैशन डिजाइन के विद्यार्थी, आपके लिए ये बड़ा अच्छा विषय है कि हम हाथ से बने हुए वस्त्रों का अध्ययन करें, उनके टेक्सचर का अध्ययन करें, उनमें लगे हुए कलर्स का अध्ययन करें
और जो हैंडलूम से बने कपड़े हैं उनका नए अंदाज में कैसे प्रयोग हो सकता है, ये आपके सामने चैलेंज। जो लोक आकृतियां हैं बिहार की, मधुबनी, अंग क्षेत्र की मंजूषा कला, माली कला, भोजपुर की लोक कलाओं के मोटिव्स, इनको टेक्सटाइल में कैसे बदलकर एक नए अंदाज में वस्त्रों के डिजाइनिंग में इनका उपयोग कैसे हो। मित्रों, आजकल आप देखते होंगे शादी, विवाह, उत्सवों पर हाथ से बने हुए वस्त्रों का चलन अधिक हो गया है। मुझे लगता है मित्रों कि इन वस्त्रों में कारीगर का पसीना, कारीगर की सूझबूझ, कारीगर की कलात्मकता दिखाई देती है। और आज पूरे विश्व में भारतीय शिल्पों का बड़ा आदर है। आज भारतीय शिल्प बहुतायत में निर्यात हो रहे हैं। पूरे विश्व में आज भारतीय शिल्प आदर के साथ देखे जा सकते हैं। इन शिल्पों में महत्वपूर्ण स्थान है वस्त्र शिल्प का। ये वस्त्र शिल्प है, ये कैसे और विकास करे और कैसे सस्ता और अच्छा इसकी गुणवत्ता में कैसे निखार आए, ये आप पर निर्भर है। आप इस उद्योग से सीधे जुड़े हुए लोग हैं, आपका मौलिक दृष्टिकोण है, आप क्रिएटिव हैं, आप नए अंदाज में शादी, ब्याह, दुल्हन के कपड़े, दूल्हे के कपड़े, पार्टियों के कपड़े, बच्चों के कपड़े कैसे सुंदर रूप से डिजाइन किए जाएं, उनका रंग विन्यास कैसा हो, उसमें कितने इंडिजीनियस कलर्स का इस्तेमाल हो। मित्रों, कुछ दिन पहले आपके संस्थान में मैंने इंडिगो की प्रदर्शनी देखी थी। इंडिगो रंग बिहार का रंग है। इंडिगो रंग का आनंद और किसी रंग से लिया ही नहीं जा सकता। ये उसमें डार्क टोन भी है, मिडिल टोन भी है और लाइट टोन भी है। एक रंग के 3 मोनोक्रोम इफेक्ट आप नील में देख सकते हैं। नील बिहार का रंग है। इस रंग का उपयोग हम फैशन डिजाइन के कलाकारों को जागरूकता के साथ करना चाहिए। उनमें आपको काम करने की इतना बड़ा विस्तार है कि अगर आप बिहार से की लोक कलाएं, समसामयिक कलाएं, बिहार की परंपरागत कला जिसको हम पटना कलम के नाम से जानते हैं, उनसे बहुत सारे मोटिव्स हम आधुनिकता के साथ, अपनी मौलिक सोच के साथ नए अंदाज में हैंडलूम में हम प्रयोग कर सकते हैं। हैंडलूम के नए ग्राफिक्स बना सकते हैं। और अगर इसका विस्तार आप करेंगे, इसका लाभ सीधा सीधा बुनकरों को होगा, यहाँ के समाज को होगा। और जिसमें इन हैंडलूम के वस्त्रों में बिहार की सौंधी मिट्टी की सुगंध है, वो सुगंध पूरे भारत में फैले, पूरे विश्व में फैले और माध्यम पटना फैशन डिजाइन सेंटर बने, यही कामना है। मुझे आशा है कि आप इस बिंदु पर गंभीरता से विचार करेंगे। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके यहाँ जो शिक्षक हैं वो परंपरा के साथ मौलिकता पर भी प्रयोग करते हैं। और मित्रों, कला हो,
सर आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गया है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। श्याम सर आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गया है, अनम्यूट कर लीजिए। अगर हम इनका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बिहार को, समाज को कुछ नया दे पाएंगे। और मित्रों, नया देना ही विकास का क्रम है। मैं उस विकास की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके विद्यालय में पढ़ाते हैं, मैं उस विकास की बात कर रहा हूं जो हैंडलूम से जुड़ा हुआ विकास है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के मन में निश्चित रूप से मेरे इस वार्ता को लेकर, हैंडलूम को लेकर अगर कोई भी प्रश्न हो, इनकी उपयोगिता कैसे की जाए, तो आप निसंकोच पूछिए। मैं प्रयास करूंगा आपकी शंका समाधान का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपके संस्थान का और आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरी बात आपने सुनी। कितनी सार्थकता मेरी बात में लगी, ये आपके लेने पर निर्भर है। अब आपके मन में हैंडलूम को लेकर कोई प्रश्न हो तो आप निसंकोच पूछें। मैं प्रयास करूंगा आपकी शंका समाधान। नमस्कार। सर, आपकी बात हम लोगों ने सुनी और आपने अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया वो सचमुच में अविस्मरणीय है। एंड अब मैं शादाब सामी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे की प्रक्रिया को अंजाम दें। थैंक यू सर, थैंक यू श्याम सर। It was really very precious listening to you। और हम उम्मीद करते हैं कि इस लर्निंग से हम आगे अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। Moving on to the next part of our today's session, we have our alumni from Fashion Communication Department, and we have 3 of the alumni, Akshita, Hiba, and Anshika, and today we have gathered and we will be talking about how in today's scenario the industry could and should look for the communication design solutions in the handloom sector. We'll be talking about the current scenario of handloom industry and what are the post-COVID changes primarily, and people getting more from environment conscious and switching to sustainable products. So without any further delay, our alumni have also joined in, and I would like to start off with Anshika Seth to have her view on this. Anshika, please. Thank you, sir. सबसे पहले तो I would like to say कि the only upside right now what I see out of the situation of COVID is seeing everybody, meeting everybody virtually on Zoom and seeing their well-being. I think that is the best part. And talking about handloom, I think my first, as far as I can remember, and it is a very vivid memory of mine, that my first handloom experience was when I, as a kid, wrapped myself in my mother's sari. And it was a great feeling, trust me. And it felt like as I was an adult at that time. And as I grew, as I joined NIF, and my whole journey with handloom also grew and matured, and so did my understanding with handloom. What do you think, Akshita? What about you?
For me, my first experience with handloom was, okay, so I come from Tamil Nadu, Kanchipuram district is where I live. And this is called the city of thousand temples, and it's also the city of legendary silk saris. I mean, the Kanjivaram saris, this is the land of rich Kanjivaram saris. And I have grown up wearing all of these pattu pavadas, pattu silk, and with these gorgeous borders and embroideries and weaving. So I've grown up wearing pattu pavada and pattu sari to festivals, to school festivals, and wherever I could. And right where I live, weaving is a preoccupation, like it's a household preoccupation. And these saris are inspired from the motifs and architecture of the temples itself. Like you would see a similar motif on a temple pillar and on the sari. I mean, that is how the tradition of the story flows. It really is a perfect mix of culture and tradition. And I mean, there's a trivia that I would like to say that I've heard from a local folklore here, is that lotus fiber was the first fiber that was used as yarn to weave the Kanjivaram sari. And all I can say is that it really is 6 yards of sheer elegance. So that was my first exposure to handloom. Hiba, what do you say? Yeah. Hi, can you hear me? Yeah. Just like Anshika ma'am and Akshita ma'am shared, I think handloom is the Indian way of life. We all will agree. And my very first experience also kind of comes from my home only, as our culture is completely like we have an ingrained use of handloom in our daily lives and our upbringing. So I remember my grandfather used to give these really pretty cashmere shawls to my mom every winter when I was a child. From trying on those, wrapping myself around in those, to dripping my mom's fancy silk dupattas as sari. I think handloom is the very basic part of every Indian kid's life. So yeah, it was amazing as I joined NIFT, as Anshika ma'am also said. The journey went forward and we learned so much about the things that we did not think of the importance of little things in like appreciating the beauty of handlooms. But then NIFT brought that kind of information and enlightened us with that. So yeah. So as Shyam sir has already discussed the history of handloom with us, and how it like prior to independence and even after independence. And as we all must know, handloom industry is the second largest employment in the rural India right now, and it has more than 4.3 million, I think, people involved in either directly or indirectly in the profession. Almost 15% of the total cloth production in India comes from this handloom industry only. But ever since the pandemic, we know that a lot of artisans have been out of work. As per I read a survey in, I think, Business Today, and there is an organization that has been working with these artisans directly, and they say it took a survey of around 4 organizations, and most of them said that in every 40 handlooms, only 15 has been working right now, which is even less than the 50% production, and that is kind of an adverse condition. Stocks have accumulated, they're facing a severe cash crunch and these things. Then there were also a lot of hard times for the artisans, because at times like these, only essential, most of the products that they cater to are not considered essential. And during the pandemic, only essential services were given a lot of visibility. Then there was like massive migration of artisans from their from the market to away from the market to their native places. There were no exhibitions and fairs, and I think all these things took away the focus from the handloom sector. Most people were helpless, are still helpless. So though among all this, we also know a lot of government models and schemes like Vocal for Local that have been promoting local artisans and weavers.
But even bigger than this, people themselves are becoming more and more conscious and responsible in their fashion choices, which is the greatest hope for handloom sector, as this has a huge potential. There has been a movement. We can already see a movement in this, and I think that this can be accelerated through the right ways of promotion. What do you think, Anshika ma'am? Yeah, absolutely. I mean, I totally agree to you. And as you said, COVID has certainly like drastically changed the artisanal community and whatever is going right now. So apart from that, everybody is locked in their homes, and whatever source for us is our cell phones right now. We are watching news there, and we are seeing how global warming also has increased so much, and there have been severe environmental changes. So amidst watching all these grim news, there also, I think, kindled a silent movement of sustainability, which of course was there since like the very beginning. This movement was there, but then it started taking a shape, and now everybody will definitely agree to this, that our focus has now started turning inwards. Now we are focusing more on our health and what we are putting on our body. And I think most importantly, as a consumer, I am taking whatever I'm taking in, be it digitally or whatever buying choices I'm making, it is towards reducing my carbon footprint. So of course, this process is very slow in India, but it is catching up. And people during this post-COVID phase have started focusing more on their experience, I would say, rather than consumption. So it is kind of now leading to a conscious consumption. And right now, when I'm talking about this, I know so many people from my very close circle who are collaborating with handloom artisans to give this slow fashion a center stage. Even right now where I work, that is Pool Magazine, we are collaborating and featuring artists and brands which are environment conscious, like Doodleage, like Chidiya and No Nasties. They work closely with artisanal groups, and these groups belong to various cultural ethnicities. So this just not make them self-reliant, this also promote the agenda of, as you said, Hiba, vocal for local, and ultimately this boosts our economy. And so since we are talking about this massive digital shift, and all of us here are digitally connected to each other, our shopping and shopping behavior has also changed so much. Now whatever, even the basic need, we want to just pick our phones and get it, order it. So online shopping has boosted so much. Last month, I remember watching this, that Myntra, everybody knows Myntra, everybody has that app, and it launched Myntra for Earth, where they collaborated with around 70 artisans and sustainable brands, promoting this vocal for local. What do you think, Akshita? Absolutely. I mean, brands are reaching out to extend a small platform. I mean, they're dedicating a really small platform, but on a big fast fashion side, that at least it's a step forward. That is what I believe. And investing in all of these brands are great, but I also think that we need to just keep focused on how less these artisans are getting paid. Like people who create these gorgeous handloom and bespoke clothing for us. This is bespoke, this is couture for us. I mean, this fabric was just made for us. It might be flawed, but it's perfect in terms of culture and tradition, right? So I think buying local and not bargaining with these artisans is the way forward. I mean, just understand that they're not getting paid enough for their efforts. I remember seeing a documentary about a Kashmiri shawl, and what I saw was astounding, that only an inch of that fabric is made in one whole day, where an artisan works around 11 hours. So that is how intricately your handloom piece of clothing is being made for you. I think the consumer needs to also understand and realize that importance, and how
how much effort has gone into making this piece of fabric just for you. I mean, of course, we don't want to lose the craft that, you know, that enriches our motherland, and, you know, wearing it, promoting it, gifting it to people that we love, and making them understand how important it is the way forward. I mean, designers from India are also taking, you know, steps ahead and taking our local handlooms to an international level. Very recently, designer Vaishali Shadangale, she's the only second designer after Rahul Mishra to showcase in the Haute Couture fashion show. And when she was showcasing her collection, she used the handloom Chanderi fabric to, you know, for the whole collection, and she created these gorgeous patterns and structures out of such a soft fabric. You know, many more designers work with handloom fabrics and are promoting it through their work. I can remember Raw Mango, you mentioned Doodlage, there's Ikaya Banaras, Payal Khandwala, Ritu Kumar, Rahul Mishra, Sabyasachi for that matter. Such gorgeous handloom fabrics all of these people use. I also remember Rohit Bal designed these Kashmiri-inspired collection with I think it was a collaboration with the Usha Silai project, where he had showed Guldasta, his collection, to in the Lakme Fashion Week, and he used cottons and chanderis and silk. I mean, also for the promotion part, I think on social media, handloom is really big right now. Smallest to smallest brands have a big reach of around 1 million people and 500k and 100k people. And, you know, this is how they're promoting their small brands. I think these are the small brands and local brands that we really need to invest in. And this is the only contribution that we can do to enrich our artisanal base. I've worked with a couple of fashion and architectural magazines. So I would like to mention I worked with Architectural Digest from Condé Nast India, and, you know, all of these magazines and companies have these awards and award and events where they, you know, they recognize local art. Architectural Digest works with JSW for the Contemporary Craftsmanship Prize, where they celebrate local artists and, you know, of like local Indian artists who fuse the excellence of craft with the contemporary brilliance of design. And magazines have sustainable issue and handloom issue where they try and promote, you know, to the maximum level of all the local art and local fabrics and, you know, all of these designers that are coming up with contemporary and fashion in that sense using our cultural fabric. I think that is the way forward. And I think that is the current scenario of how the industry is trying to be open and trying to adapt as much as they can. Sorry, Shyam sir, आप म्यूट पर हैं. I think he's on mute, right? Please unmute yourself. साड़ी के साथ हैंडलूम का और कैसे उपयोग हो सकता है, इस पर भी हमको विचार करना चाहिए कि कपड़े, वॉल हैंगिंग्स, आज बहुत बड़ा स्कोप हैंडलूम से हमको दिखाई देता है वॉल हैंगिंग्स डेकोरेशन में. आज एक नया पहल हुई है वॉल हैंगिंग्स हैंडलूम से बनाने की. कपड़ों के साथ साथ उसमें इतने कलात्मक, इतने आर्टिस्टिक मोटिव्स पिरोए जाएं कि पूरी दीवार पर एक प्रभाव पैदा हो सके. मित्रों, हैंडलूम के दो यूज हैं. एक यूटिलिटी के साथ जुड़ा है. हम अपने अपैरल डिजाइन में हैंडलूम का इस्तेमाल करते हैं. दूसरा, आर्टिस्टिक वैल्यूज के साथ हैंडलूम का कैसे हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग दैनिक जीवन में करें. तो उसमें लैम्प शेड्स हैं हैंडलूम से बने हुए. साड़ियों के अलावा और बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, पर उसमें अभी हैंडलूम का प्रवेश नहीं हुआ. तो हमको ऐसे पॉइंट भी लोकेट करना चाहिए कि हैंडलूम यहाँ इस्तेमाल होकर
इंटीरियर डेकोरेशन में इस्तेमाल हो सकता है। अगर कैलियोग्राफी एक बहुत बड़ा माध्यम है हैंडलूम को कलात्मक बनाने के लिए, हिंदुस्तान में हर क्षेत्र में कैलियोग्राफी है, अक्षरों की सुंदर बनावट है। उन अक्षरों की सुंदर बनावट को अगर हम हैंडलूम से बनाते हैं और इंटीरियर में या अपैरल में या फैशन डिजाइनिंग में उनका उपयोग करते हैं तो और भी ज्यादा पॉपुलर होगा, और भी ज्यादा लोगों की पसंद, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि एक साथ देखते देखते, एक साथ पहनते पहनते हम में एक मोनोटोनी डेवलप कर जाती है। उस मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए हम डिजाइनरों को चाहिए कि हैंडलूम के और कैसे अच्छे अच्छे उपयोग हम कर सकते हैं समाज को आगे बढ़ाने। यही मेरा सोचना था, यही मेरे विचार थे।